अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और मैं दोबारा आपके खिदमत में हाजिर हूँ क्वांटिटी सर्वेइंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की नई लेक्चर के साथ। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 10। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट दिस फैक्टर इफेक्टिंग द रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस पे क्या चीज़ें इफेक्टिंग कर सकता है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी सर्वेइंग, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग की चैप्टर शुरू हुए। इसमें नंबर फर्स्ट पे हम पढ़ेंगे कि इसमें नंबर फर्स्ट पे हम क्या इफ़ेक्ट हमें कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क्स मटेरियल, किसी भी वर्क्स की स्पेसिफिकेशन क्या है, ठीक है। वो 1:3 रेशो में कंक्रीट करता है, 1:4 में करता है, 1:4:8 में करता है, ग्रेड 60 स्टील यूज़ कर रहा है, ग्रेड 40 यूज़ कर रहा है, नंबर 6 डाई बार यूज़ कर रहा है, नंबर 4 कर रहा है, नंबर 8 कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क्स ऑफ मटेरियल। किस नेचर का मटेरियल वो यूज़ करना चाहते हैं, वो डोर्स किस टाइप का कर रहा है, फ्लश कर रहा है प्लाई से या सॉलिड डोर्स दीवार से, ठीक है। तो या स्टील से, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करता है रेट एनालिसिस पे। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन कि किस नेचर की वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, CPM वगैरह वगैरह। क्वालिटी ऑफ मटेरियल ऑफ मोटर, मोटर में जो मटेरियल यूज़ हो रहे हैं उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप सेकंड क्लास ब्रेक यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है उसका फर्स्ट क्लास ब्रेक से रेट कम है, या सेकंड क्लास आप कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट क्लास से, तो रेट में जो वेरिएशन है वो इफ़ेक्ट कर रहा है यहाँ पे। क्वालिटी ऑफ सैंड है, इसी तरह क्वालिटी ऑफ क्रश है कंक्रीट में। तो ये चीज़ें, ये मटेरियल भी इफ़ेक्ट कर रहा है। इन प्रोटेक्शन ऑफ वर्क, किस तरह आप वर्क की प्रोटेक्शन करेंगे, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। द करंट रेट ऑफ द मटेरियल फॉर द आइटम वर्क अप टू द वर्क साइट, ये किसी भी मटेरियल के करंट रेट पे फॉर द आइटम वर्क अप टू द वर्क साइट। इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि मटेरियल का जो करंट रेट है आप उस पे तो सिर्फ इस एनालिसिस नहीं करेंगे ना, आपको तो साइट पे भी पहुंचाना है। तो किसी भी आइटम के लिए जितनी मटेरियल रिक्वायर्ड है वो साइट पे पहुंचाना। सिंपली कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी इफेक्ट कर रहा है। डेली वेजेस ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ लेबर, द लोकेलिटी विद देयर रिस्पेक्टिव आउटपुट्स। अब थर्ड नंबर में हम पढ़ रहे हैं कि डेली वेजेस भी इसमें इफेक्ट कर रहा है। वेरियस कैटेगरीज, स्किल लेबर है, नॉन स्किल लेबर है, ठीक है, टेक्निकल लोग है, तो उसके लोकेलिटी के हिसाब से भी वो इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि आप डेली 5 मेसन आपके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप आज दे रहे हैं तो 6000 हो गया 5 मेसन की। तो अगर नेक्स्ट डे आप 10 मेसन यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें जो है डेली वेजेस के हिसाब से आपके रेट एनालिसिस पर इम्पेक्ट करेगी, ठीक है। नंबर 4, वाटर अवेलेबिलिटी, लोकेशन ऑफ द साइट ऑफ वर्क्स एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑफ वाटर एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नंबर 4 में हम पढ़ रहे हैं वाटर अवेलेबिलिटी, लोकेशन। बात जगह ऐसे है, मैं खुद चतराल में एक साइड पे था, राइन बुनी, तो वहाँ पे जो हम रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे पानी का बहुत बड़ा इशू था। तो हम वाटर टैंकर के ज़रिए 5-6 किलोमीटर से दूर हम पानी लाते थे और उसको वहाँ यूज़ करते थे। ये प्रैक्टिकली मेरे साथ एक प्रोजेक्ट में हुआ है। तो पानी की अवेलेबिलिटी भी बहुत इम्पेक्ट कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है वाटर एनालिसिस, रेट एनालिसिस पे। तो अगर साइड पे पानी की सहूलत ना हो तो आप क्या करेंगे, जहाँ से आप इसको चार्ज कर रहे हैं, मतलब जहाँ जिस डिस्टेंस से आप ला रहे हैं, जिस रिसोर्सेज ऑफ वाटर जिस पॉइंट से आप ला रहे हैं, तो इसका कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी आपने ऐड करना है, ठीक है। तो यही बात है कि वाटर अवेलेबल हो तो पर इफ़ेक्ट इतना नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर वाटर भी आपने 10-12 किलोमीटर दूर से लाना है तो कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसमें इंक्लूड करना पड़ता है। नंबर 5, द रेंज ऑफ लोड एंड लिफ्ट नीडेड फॉर द शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल टू द मल्टी स्टोरी फ्लोर्स। अच्छा, इस सेंटेंस का क्या मतलब? फॉर एग्जांपल आप एक हाई राइज बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, 25 फ्लोर है, 30 फ्लोर है, 40-50 फ्लोर्स एंड सो ऑन। तो उसको मटेरियल आपने शिफ्ट करवानी है, तो मटेरियल शिफ्टिंग के लिए आप ज़रूर को क्रेन लगाओगे स्टील के लिए, ताकि स्टील ऊपर शिफ्ट किया जा सके, या लिफ्ट लगाओगे। तो अगर आप लिफ्ट लगा लोगे या आप क्रेन लगाओगे तो ज़ाहिरी बात है ये तो ऐसे नहीं चलता, इसका फ्यूल, इसका मशीनरी जो है तो यूज़ हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका कॉस्ट आप ऐड करेंगे। तो
ये 5 नंबर सेंटेंस जो है वो इफ़ेक्ट पड़ रहा है आपका रेट एनालिसिस पे, लेफ्ट एंड लोडर की जितनी मशीनरी है वगैरह, तो ये शिफ्टिंग के लिए। नंबर 6, परसेंटेज ऑफ ओवरहेड चार्जेस एंड इंश्योरेंस CTC। ओवरहेड चार्जेस में आपका क्या आता है, आपके स्टाफ की सैलरी आती है, ठीक है। स्टाफ के अलावा आपने किसी क्लाइंट को या कंसल्टेंट को फैसिलिटीज़ देनी है, ऑफिसेस देने हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होते हैं ओवरहेड चार्जेस में, तो ये भी आपने ऐड करना है। तो और लास्ट में जो होता है नंबर 7, द प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो जितना प्रॉफिट वो कॉन्ट्रैक्टर का हम ऐड करते हैं बाय द थ्योरेटिकल एंड वी लोक एट टू द साइट मैटर, सो दिस इज 10%। 10% हम कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट यूज़ कर रहे हैं, इसमें इसके एक्सपेंसेस वगैरह सब वो शामिल है, तो सो हम बेसिकली 10% ऐड करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के लिए। तो ये जो 7 पॉइंट्स है, ये आप जब भी किसी जगह के लिए रेट एनालिसिस करें, फॉर एग्जांपल मैं आपको हायर कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट के लिए, स्ट्रक्चर बन रहा है 7 फ्लोर का, तो मैं आपको एक बेड एप्लीकेशन देता हूँ कि काइंडली आप इसमें हिस्सा डालें और इतनी इतनी क्वांटिटी है, इसके लिए आप रेट एनालिसिस दे रहे। तो रेट एनालिसिस देने के लिए आप मुझसे BOQ मांगेंगे, नो डाउट, ड्राइंग्स मांगेंगे, स्पेसिफिकेशन मांगेंगे कि हमने किस नेचर का काम किया है। तो स्पेसिफिकेशन का और मटेरियल का, BOQ का, वो सारा चीज़ नंबर फर्स्ट स्टेप में आता है, ठीक है। नंबर 2 में क्या आता है कि करंट रेट ऑफ मटेरियल, ये भी उसी के साथ है। डेली वेजेस है आपकी, स्किल नॉन स्किल लेबर्स वगैरह, ये भी आपने ऐड करना है कि आप स्टील टन किस हिसाब से फिक्स कर रहे हो या कट कर रहे हो। वाटर अवेलेबिलिटी है, द रेंज ऑफ लोड एंड लिफ्ट, ये चीज़ें शामिल है। ये आपका अपना एनालिसिस होगा, ये आपको ड्राइंग या BOQ में नहीं दिया होगा कि आपका लिफ्ट भी इधर यूज़ होगा। आपने ख़ुद से भी ये चीज़ें एक्सपर्टाइज करनी है कि आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे क्या करोगे। परसेंटेज ऑफ ओवरहेड चार्जेस एंड इंश्योरेंस। ओवरहेड चार्जेस में कंटिजेंसी वगैरह ये सब चीज़ें आते हैं, स्टाफ के खर्चे, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड है। और लास्ट पे है प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। तो ये नॉर्मली हम 10% लेते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस। तो रेट एनालिसिस के लिए जो फैक्टर इफेक्ट है वो हमने पढ़ लिया है, वो 7 फैक्टर इफेक्ट है, ठीक है। तो as a key is a quantity surveyor, you should doing the rate analysis for these following matter through points to noted in your mind कि आपने स्पेक्स को देखना है, ड्राइंग्स को देखने हैं, ड्राइंग डीपली स्टडी करें, फिर BOQ देखनी है, क्वांटिटीज़ कितनी है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, और फिर आपके लेफ्ट एंड मटेरियल, स्किन एंड नॉन स्किल लेबर, ओवरहेड चार्जेस, सन्ड्रीज वगैरह, तो ये सारे। और लास्ट में आप पाकिस्तान में रह रहे तो 7.5% जो इनकम टैक्स है ये भी आपने चार्ज करनी है, तो आप इसको साथ नोट करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आया होगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर थे किसी भी क्वांटिटी सर्वेयर के लिए, या जो इंटरेस्टेड हो कि वो क्वांटिटी सीखे, क्वांटिटी सर्वेयर पे आगे जॉब करे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। होपफुली यू विल बी अंडरस्टैंड दिस। इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड देन यू कैन गिव मी योर आइडियाज़ एंड डिसीजंस इन कमेंट बॉक्स। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। सब्सक्राइब करें चैनल को, इसको लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैं जो ही वीडियो अपलोड करूं आपको बर वक्त टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, DAE के जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, तो ये अपने आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो ये मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है। सो तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।